हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास सब्जेक्ट से हम दोस्तों इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे, नंद वंश। नंद वंश यानी आज हम नंद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड होता है नंद वंश का 344 बीसी से 300 323 या हम कह सकते हैं 24 बीसी तक का जो नंद वंश का शासन काल होता है। जो नंद वंश जो है मगध साम्राज्य पर शासन करता है, वो कब से कब तक शासन करता है? 344 बीसी से 323 या 24 बीसी तक का मगध के साम्राज्य पर, जो मगध साम्राज्य था या मगध महाजनपद था, उस पर किस वंश का शासन होता है? नंद वंश का शासक होता है। इसके बाद इस शासक के बारे में कहा जाता है, जो नंद वंश था इसकी स्थापना या इसका संस्थापक जो था महानंदिन था। कौन था दोस्तों? महानंदिन। महानंदिन जो है इस वंश की स्थापना करता है। यह कहा जाता है जो इससे पूर्व शासक था, एक तरह से कहा जाए शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर महानंदिन द्वारा एक नवीन राजवंश की स्थापना की जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं? नंद वंश कहते हैं। इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ता है। लेकिन यह भी कहा जाता है दोस्तों, इसके ही एक सेनापति महापदम नंद ने, यानी महानंदिन की जो एक सेनापति था, उसका सेनापति जो है महानंदिन की हत्या कर और ये क्या करता है? नंद वंश का अगला शासक बनता है। कौन बनता है? महापदम नंद। महापदम नंद के बारे में यह कहा जाता है कि महापदम नंद जो है ये इसका नंद वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। महापदम नंद का एक तरह से कहा जाए, इसकी एक उपाधि थी, एक राट ऐसे राजा को उपाधि दी जाती थी जो कि चारों दिशाओं पर शासन करता था। यह भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, महानंद ही पहला ऐसा शासक था, महापदम नंद ही पहला ऐसा शासक था जिसने नियमित सेना रखना शुरू की और इसी के द्वारा पहली बार संपूर्ण भारत का जो विजय का श्रेय दिया जाता है, यानी संपूर्ण भारत का सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अगर विजय की गई थी तो महापदम नंद के द्वारा संपूर्ण भारत के विजय का भी इसी का उपलब्धि या इसी को श्रेय दिया जाता है। इसके भी कहा जाता है, इसके जो घोड़े हुआ करते थे वो दो समुद्रों का पानी पीते थे। यानी महापदम नंद के जो सैनिक घोड़े हुआ करते थे वो दो समुद्रों का पानी भी पिया करते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना था। यानी उस समय जो दो समुद्रों की बात आई है, एक तरह से हम कहा जाए हिंद महासागर और दूसरा जो था अरब महासागर। यानी अरब महासागर और हिंद महासागर के इसके तरह से कहा जाए तो संपूर्ण भारत का जो सर्वप्रथम अगर विजेता किसी को कहा जाता है तो वो है महापदम नंद। इसीलिए उसने एक उपाधि धारण की थी, जिसका जो उपाधि थी एक राट की। यानी एक राट ऐसे राजा उपाधि धारण करते थे जिनको चारों दिशाओं में जिनकी विजय हुई थी। और यह भी कहा जाता है महापदम नंद को ईनानी लेखकों द्वारा इसे कहें पुराणों में इसे शूद्र कहा गया है।
यानी महापदम नंद को पुराणों में शूद्र कहा गया है, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए शूद्रों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। हम अगर प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन काल में 4 वर्ण व्यवस्थाएं होती थी। कौन कौन होती थी दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरी वैश्य, और अगर हम चौथे की बात करें शूद्र। अब इस तरह से कहा जाए जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण का काम था पाठ और पाठन करना, पाठ और पाठन करना यानी पूजा करना, यज्ञों का विश्लेषण करना, धार्मिक क्रियाएं करना। उस समय किसके वर्ण थी? क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही जात चलती थी, यह ब्राह्मणों के काम में आता था। क्षत्रिय का काम क्या था? शासन करना। और हम देखें तो ये उस समय की राज विस्तार करना, राज की विस्तार करना या राज्य की सुरक्षा करना, ये सारे काम किसके अंतर्गत आते थे? क्षत्रिय के अंतर्गत आते थे। यानी क्षत्रियों का अधिकार था कि शासन करना क्षत्रियों का अधिकार माना जाता था, राज्य का विस्तार करना भी इनका, और राज्य की जो सुरक्षा होती थी, राज्य की किसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी? क्षत्रियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती थी। अगर इसी तरह से वैश्यों को हम डिफाइन करें, जो वैश्य का काम था पशुपालन करना, व्यापार करना और आर्थिक क्रियाओं में जो भी संलग्न हुआ करती थी, एक तरह से कहा जाए कृषि करना, ये सब किसकी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती थी? यानी वैश्यों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। अगर शूद्रों की बात की जाए तो ये जो 3 वर्ण हुआ करते थे उस समय, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी क्या करना था? सेवा करना। यानी जो सेवा का अधिकार दिया गया था, इनको क्या हुआ था? सेवा का अधिकार दिया गया था। किसको? शूद्रों को। इसी तरह से महापदम नंद को शूद्र बताया गया है, क्योंकि शूद्र को शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन उस समय महापदम नंद एक दासी पुत्र था और इसे पुराणों में शूद्र कहा गया है, जो मगध साम्राज्य का यानी नंद वंश का सबसे महानतम शासक होता है। इसी द्वारा सर्वप्रथम महापदम नंद द्वारा सर्वप्रथम कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। यानी सर्वप्रथम कलिंग की विजय किसके द्वारा की गई थी? ये महापदम नंद द्वारा की गई थी। और यह भी कहा जाता है कि कलिंग में ही महापदम नंद ने एक नहर खुदवाई थी। यानी कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। इन सब का उल्लेख जो मिलता है, यानी महापदम नंद द्वारा कलिंग की विजय की गई थी और वहां एक नहर खुदवाई गई थी, इसका उल्लेख कलिंग शासक खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। अभिलेख से हाथी गुम्फा यानी खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि महापदम नंद द्वारा क्या है? कलिंग की विजय की गई थी और वहां जो है एक नहर खुदवाई गई थी। और इसी अभिलेख के द्वारा यानी खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि महापदम नंद जो है जिनसेन की एक प्रतिमा थी। इसे भी क्या हुआ था? यहां से कहां से कहा जाए, एक तरह से कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा भी उठा लाया था। ये सब जानकारी हमें कहां से मिलती है? खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। यह भी कहा जाता है खारबेल को, महापदम नंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है।
यानी जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट आता है वह कौन होता है? महापद्म नंद होता है। महापद्म नंद को ही भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि इसी ने, हमने जैसे पिछले बताया, इसी ने नियमित सेना शुरू की, इसी द्वारा शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई और संस्कृत की जो व्यवहार था, एक तरह से कहा जाए अस्थायित्व को इसने किया। जिस तरह से कहा जाए मगध साम्राज्य की नींव बिंबिसार के द्वारा अजातशत्रु के रखा गया था, उसी सम्राट यानी मगध साम्राज्य को इसने एक विशाल सम्राट के रूप में तब्दील कर दिया था, यानी बदल दिया था। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से उसका जो एक पुत्र था जिसके हम धनानंद के बारे में जानकारी पाते हैं। तो जो उसका था, एक तरह से कहा जाए महापद्म नंद की मृत्यु के बाद उसके जो 8 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, उसमें से हमें एक ही पुत्र का नाम मिलता है धनानंद, जो उसके मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर बैठता है। नंद वंश का जो अगला महत्वपूर्ण शासक होता है धनानंद, जो अगला शासक होता है धननंद गद्दी पर बैठता है। महापद्म नंद के 8 पुत्रों के जो उसके 8 पुत्र थे, उनमें से हमें एक ही पुत्र का उल्लेख मिलता है, वो है धनानंद। यह भी कहा जाता है दोस्तों धनानंद के ही पीरियड में सिकंदर महान ने भारत के पश्चिमोत्तर भारत में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यह कहा जाता है धनानंद द्वारा मगध की जनता पर अत्यधिक कर लगा दिए थे। क्या लगा दिया था? अत्यधिक कर लगा दिया था, जिस कारण मगध की जनता धनानंद से बहुत ही नाराज थी। और इसी बीच दोस्तों ये भी कहा जाता है, इसी बीच धनानंद द्वारा पाटलिपुत्र में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाता है और इसी धर्म सभा में जो धनानंद द्वारा पाटलिपुत्र में धर्म सभा का आयोजन किया जाता है, इसी धर्म सभा में बड़े बड़े धार्मिक विद्वान को आमंत्रित किया जाता है और बिना बुलाए तक्षशिला का जो आचार्य था, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, चाणक्य यानी जो चाणक्य था, वो भी बिना बुलाए धनानंद द्वारा आयोजित धर्म सभा में आमंत्रित हो गया था। इतिहासकारों द्वारा या विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है कि धनानंद द्वारा चाणक्य को इस सभा में बहुत ही अपमानित किया गया था। यानी चाणक्य को इस महासभा में, धर्म सभा जो हुई थी, धनानंद द्वारा चाणक्य को क्या हुआ था? बहुत ही अपमानित किया गया था, जिसके कारण उसे धर्म सभा से निकाल दिया गया। और उसी समय चाणक्य द्वारा यह प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। और यह भी इतिहास द्वारा मिला है, जानकारी जब किताबों में मिलती है कि जब चाणक्य तक्षशिला के लिए वापस जा रहा था तो एक जंगल रास्ते में पड़ता है। उसमें कुछ बच्चे जो है चोर और सिपाही का खेल खेल रहे थे और इसी बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख यही मिलता है। और उस समय जब बच्चे खेल खेल रहे थे तो चाणक्य द्वारा कुछ क्षणों के लिए रुकता है और उन बच्चों की खेल में देखने लगता है। और कहा जाता है चंद्रगुप्त उस समय शासक का रोल निभा रहा था और अपने सिपाहियों को आदेश दे रहा था कि आप फला करके आओ। और यही रणनीति चंद्रगुप्त को चाणक्य की जो भा जाती है और यह चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला ले जाता है। और तक्षशिला ले जाकर ही
क्या होता है, इसकी दीक्षा पर बहुत ही फोकस करता है। और 322 ईस्वी में, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद के साम्राज्य पर अटैक किया जाता है। और इसी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धनानंद को उसकी हत्या कर दी जाती है और एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है दोस्तों, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं, मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। यानी मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त द्वारा अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या करके एक नवीन राजवंश की स्थापना की जाती है, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक का। अगला वीडियो हम मौर्य साम्राज्य में देखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।